तो मैं आपको बताऊंगा इंसुलिन की कहानी 100 साल की। तो इस कहानी की शुरुआत होती है करीब 150 साल पहले, आज से 150 साल पहले। हालांकि इंसुलिन की डिस्कवरी के हम 100 साल मानते हैं क्योंकि 1921 में हुआ इंसुलिन की डिस्कवरी, और ये साल है वो 100 साल है। अगर इसकी खास जो रिसर्च है उसके 50 साल पहले हुई, तो उसमें एक थे ये पॉल लैंगर हैंस। बहुत इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने पहली दफा बताया कि जो अपने बॉडी में पेनक्रियाज होती है उसमें दो तरह के सेल्स है। एक तो ऐसे सेल्स है जो कि पाचक पदार्थों का सिक्रीशन करते हैं, और दूसरे हैं इंसुलिन बनाने वाले सेल्स, जिसे आप सब जानते हैं, जिसको बीटा सेल कहा जाता है आजकल। उस वक्त उन्होंने उन सेलों का डिस्क्रिप्शन दिया, तो इसे मालूम पड़ा कि पेनक्रियाज में दो तरह के सेल्स हैं। और उसके बाद में रिसर्च में आए मिन्स्कोवस्की, उन्होंने बताया कि पेनक्रियाज यदि निकाल दो तो डायबिटीज डेवलप हो जाती है। तो इन्होंने की ये खोज, और 1889 में उनके साथ में फॉन मैरिंग भी थे। उन्होंने बताया कि पेनक्रियाज निकलने से डॉग्स में जो है डायबिटीज उत्पन्न होती है और पेशाब में शक्कर जाने लगती है। तो इससे मालूम पड़ा कि पेनक्रियाज का डायबिटीज से कनेक्शन है। उसके बाद में आए बेंटिंग और बेस्ट, जिन्होंने की रियली जिनको की इंसुलिन की डिस्कवरी का श्रेय दिया जाता है। सो जो बेंटिंग थे वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, और उन्होंने उसके पहले एक और भी है कि यूजीन यूपी थे, जिन्होंने वापस ये जो 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 सेल्स बताए गए थे पहले लैंगर हैंस ने, उन्होंने उनको देखा और उन्होंने उनकी सद्भावना से उन्होंने उनका नाम दिया आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस, जो हम आज भी उसको आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस करके बताते हैं। और ऑफ कोर्स इसी उसके साथ साथ हम बताना चाहते हैं कि उस वक्त जो बच्चों को जब डायबिटीज होती थी तो उनको इस तरह की सख्त डाइट दी जाती थी, उसमें खाली चर्बी और मांस होता था। कार्बोहाइड्रेट कभी 5 या 10 ग्राम दिन में कार्बोहाइड्रेट देते थे, जबकि हम आजकल 300-400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रोज खाते हैं। तो इस तरह से वो बच्चों की हालत बहुत बुरी थी, और बिना इंसुलिन के बच्चे जो है वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक टिक सकते थे। उनको एकदम भूखा रखकर कैसे भी चलाया जाता था। तो ये हालत है करीब 1900 में। दूसरे ये इन्वेस्टिगेटर है जुजलर, इसी उन्होंने पेनक्रियाज का एक्सट्रैक्ट किया, तो उसमें दोनों तरह के सेल आते हैं, और उसका इंजेक्शन दिया। तो उससे थोड़ा शुगर तो कम हुआ, मगर उससे तरह तरह की रिएक्शन पैदा होने लगी, क्योंकि वो प्योरीफाइड नहीं था और दो तरह के जो सेल्स से उनको अलग नहीं किया गया था। तो ये उनका पेपर है, उस वक्त पब्लिश हुआ था 1907 में। एक और भी इन्वेस्टिगेटर से शिकागो में, उन्होंने भी बताया कि उसी पैंक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट से शुगर थोड़ा कमती होता है। सो उन्होंने उसका एक्सट्रैक्ट करके इंजेक्शन दिया और मालूम पड़ा। तो ये मालूम पड़ा कि पैंक्रियाज में ये ताकत है कि उसमें उसमें से एक द्रव्य या पदार्थ निकलता है जिससे शुगर कम हो सकती है। ये मेरे बताने का मकसद ये है कि कई साइंस में जब रिसर्च होती है तो 5-10 लोग उसी दिशा में काम कर रहे होते हैं किसी भी वक्त। उस वक्त काम बहुत धीरे चलता था। आजकल जो उस वक्त जो रिसर्च 30-40 साल में होती थी वो आजकल 5 साल में 2 साल में हो जाती है। इसलिए जो बाद में जो स्पीड बढ़ी उसका मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे रिसर्च की स्पीड बढ़ी। तो उस वक्त इतने ये सब लोग काम कर रहे थे। उस वक्त वर्ल्ड वॉर भी वन भी था जिसमें कई इन्वेस्टिगेटर थे, उन्होंने अपनी वर्ल्ड वॉर की ड्यूटी में उनको ले लिया गया और रिसर्च पर सफर की। इनफैक्ट बेंटिंग में भी रिसर्च के बाद में उनको वर्ल्ड वॉर में पायलट की तरह से उनको भाग लेना पड़ा और उसमें उनका एक्सीडेंट भी हुआ था। तो ये है एक और इन्वेस्टिगेटर जो रोमानिया से थे, निकोला पोलेस्को। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये उसी तरह से काम कर रहे थे जैसे कि आखिर में बेंटिंग और बेस्ट ने किया और जिससे उनको सब श्रेय मिला। तो उस वक्त उन्होंने ये पैंक्रियाज का एक्सट्रैक्ट निकाला और उन्होंने ये भी किया कि उन्होंने उसके बारे में बताया। उन्होंने उसका नाम पेनक्रीन दिया 1921 में, उसी साल जब बेंटिंग और बेस्ट ने डिस्कवरी की। ये भी करीब करीब उसी लाइन में थे। और जो रोमानिया के लोग हैं वो अभी भी यही कहते हैं कि इसका जो श्रेय है उनको निकोला पोलेस्को को मिलना चाहिए था। मगर बेंटिंग जो है
उन्होंने रियली ये काम उस वक्त पूरा करके दिखाया। और उन्होंने वो मिन्कोवस्की के पेपर दिखे थे कि पेनक्रियास को, यदि पेनक्रियास से जो सिक्रीशन निकलता है, उसकी जो डक्ट है, उसको यदि आप बांध दें तो धीरे धीरे पेनक्रियास का जो जूस, जो डाइजेस्टिव जूस है, वो खत्म हो जाता है। बाद में बचता है पेनक्रियास का वो भाग जिसमें बीटा सेल्स है, इंसुलिन बनाने वाले सेल्स है, और उसके बाद में उसका एक्सट्रैक्ट करके यदि इंजेक्शन दिया जाए तो उसका अच्छा इफेक्ट आएगा। सो बेंटिंग एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, और उन्होंने डिग्री लेने के बाद कई तरह के काम उस वक्त डॉक्टर लोग करते थे। उन्होंने समर के टाइम में, छुट्टी में, उन्होंने सोचा, उनके माइंड में, दिमाग में ये आया कि मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना है। उन्हें इसके बारे में पढ़ा था, तो वो उन्होंने अप्रोच किया डॉक्टर मैकलियोड को, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में बड़े प्रोफेसर थे। डॉक्टर मैकलियोड उस वक्त छुट्टी पर जा रहे थे, वो स्कॉटिश थे और स्कॉटलैंड छुट्टी के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने 2-3 महीने के लिए उनको लेबोरेटरी की सुविधा दी। उनको बहुत डाउट था कि एक डॉक्टर कुछ कर पाएगा। उन्होंने उनको 10 डॉज का अलाउंस दिया कि 10 कुत्ते हम आपको देंगे, उन पर आप एक्सपेरिमेंट कर लो। उन्होंने उनको गाइड भी दिया कि कैसे उसके पैंक्रियाट के जो जूस निकलते हैं उसको आप बांध लो, जब वो खत्म हो जाएगा थोड़े दिन बाद, उसके बाद में उसका आप एक्सट्रैक्ट करो। तो थोड़ा गाइडेंस देकर वो चले गए। थोड़े बाद में एक बहुत रोचक कहानी है कि ये 10 कुत्ते कम पड़ गए, कि क्योंकि पेनक्रियास निकालने के बाद, बांधने के बाद कई डॉग्स मर गए थे। तो जो बेंटिंग के पास कोई पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जाकर बेचे, उससे थोड़े पैसे मिले, उससे उन्होंने थोड़े और डॉग्स खरीदे और अपनी रिसर्च में वो जुट गए। जो बेस्ट था वो एक मेडिकल स्टूडेंट था, जिसको प्रोफेसर मैकलियोड ने उनके साथ दिया था कि ये तुम्हारे साथ में काम करेंगे, तुम्हारी लेबोरेटरी को क्लीन करेंगे और तुमको हेल्प करेंगे। तो इन दोनों ने मिलकर ये काम किया बहुत जोर शोर से। और आखिर में जो आइडिया आया बेंटिंग को, रात को 2 बजे एक दिन अक्टूबर 1920 में उनके आया कि ये जो पहले जो सीधा पैंक्रियाटिक का एक्सट्रैक्ट यूज करते थे, उनको आइडिया आया कि डक्ट को बांध दिया जाए, जब वो जो भाग है वो दूसरा भाग खत्म हो जाए, फिर वो उसका एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो उन्होंने ताबड़तोड़ अपनी डायरी निकाली और उसमें नोट किया कि मुझे ये करना है। तो ये नोट अभी भी बहुत हिस्टोरिकल गिना जाता है, जब उनके दिमाग में चमका। पर ये भी उनका एकदम ओरिजिनल नहीं था, क्योंकि यही चीज काफी 4-5 इन्वेस्टिगेटर बता चुके थे कि ये रास्ता शायद सही है। ये है बेंटिंग और बेस्ट दोनों। और ये उनका एक कुत्ता जो कि बहुत प्यारा था, क्योंकि वो इतना ट्रेन हो गया था कि जब भी ब्लड शुगर देना पड़ता था तो वो अपना पंजा अपने आप आगे करता था। तो इस तरह से इन लोगों को, उन कुत्तों के बीच में भी बहुत अच्छी रिलेशनशिप डेवलप हो गई थी। जब वापस आए तो डॉक्टर मैकलियोड छुट्टी से आए तो उनको विश्वास नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट बराबर हुए हैं। उन्होंने बोला मुझे सब रिपीट करके बताओ, और वो सब एक्सपेरिमेंट रिपीट किए गए और वो सक्सेसफुल हुआ। फिर बेंटिंग और को नोबेल प्राइज मिला, बेंटिंग और प्रोफेसर मैकलियोड को नोबेल प्राइज मिला। उसमें बेस्ट और एक दूसरे इन्वॉल्व थे साइंटिस्ट डॉक्टर कॉलिप, जो कि इंसुलिन के प्योरिफिकेशन में बहुत माहिर थे, तो उन्होंने उसको प्योर किया था। तो जो नोबेल प्राइज मिला बेंटिंग और मैकलियोड को, जो कि बहुत बड़ा ऑनर है, मगर उसको उन्होंने शेयर किया, बेंटिंग ने शेयर किया बेस्ट के साथ, जो कि उनके साथ था, और डॉक्टर मैकलियोड ने कॉलिप के साथ में उसको शेयर किया। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे कोऑपरेशन से काम किया जाता है। पहला इंजेक्शन लगा एक बच्चे को जिसका नाम था लियोनार्ड थॉम्सन, वो 1922 में, क्योंकि इंजेक्शन डिस्कवरी हो गई 21 में, मगर उसको तैयार करने में लगा करीब 6 महीने 1 साल, और उसके बाद में इंजेक्शन दिया गया, उसको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया। पहले इंजेक्शन जो इतना प्योर नहीं था उसको काफी रिएक्शन हुआ, फिर दूसरा और ज्यादा प्योर किया गया, डॉक्टर कॉलिप ने किया, और फिर ये करीब 27 की एज तक जिया। उस वक्त ज्यादातर ये बच्चे 1 साल या 1.5 साल या 2 साल के ऊपर उनकी लाइफ नहीं होती थी। तो इसलिए इंसुलिन की डिस्कवरी थी वो एक बहुत बड़ी चीज थी। जो इंसुलिन की डिस्कवरी का जो लाइसेंस है उसके बारे में बहुत डिस्कस हुआ कि ये डिस्कवरी किसको दी जाए। कि कैप्टन इलाई लिली थे, उन्होंने बेंटिंग को अप्रोच किया कि मैं करना चाहूंगा इसका प्रोडक्शन, तो उसका लाइसेंस किसको दिया जाए। तो उसका जो है वो लाइसेंस दिया गया
$1 में। पहले उसके बारे में बहुत चर्चा हुई कि उसको पेटेंट किया जाए, जैसे आज भी बहुत चर्चा होती है। आज के ज्यादातर साइंटिस्ट अपनी खोज को पेटेंट करते हैं और उससे बहुत सारे पेटेंट के जो रॉयल्टी बहुत सारी अच्छी मिल जाती है। पर इन लोगों ने अपना बलिदान दिया, $1 में उन्होंने यूनिवर्सिटी को पेटेंट दे दिया और यूनिवर्सिटी ने फिर इलाई लिली को प्रोडक्शन के लिए तैयार किया। तो इलाई लिली पहली कंपनी थी जिसने इंसुलिन बनाया और फिर वो लार्ज स्केल में बना। तो ये जो प्राइज है, जो उसके बारे में मैंने आपको बताया, जो नोबेल प्राइज है वो कैसे मैकलियोड और बेंटिंग को दिया और उन्होंने शेयर किया अपने दो साथियों के साथ। तो ये है नोबेल प्राइज का रिप्लिका और ये बेंटिंग है। बेंटिंग मेमोरियल लेक्चर अभी भी अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन में बहुत बड़ी इवेंट है हर साल और सबसे बड़ा ऑनर है। और उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट लोग साल में एक दफा एक लेक्चर उसमें देते हैं। ये कई प्रोमिनेंट लोग हैं। डॉक्टर जॉसलिन है जिन्होंने बाद में, जो कि बड़े बड़े क्लिनिशियंस है, जिन्होंने बॉस्टन में शुरू की जॉसलिन क्लिनिक, जो आज भी बहुत मशहूर है डायबिटीज के लिए। फिर बेस्ट खड़े उनके साइड में एक डॉक्टर R.D. लॉरेंस है जिन्होंने कि ब्रिटिश डायबिटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। एक हैगरडॉन है जिन्होंने कि NPH इंसुलिन का आविष्कार किया, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। बर्नार्ड हुसे है अर्जेंटीना से, वो खड़े हैं। OP है जिसका जिक्र मैंने आपको कहा। तो ये सब देखिए कितने महारथी है, उनका ये पिक्चर साथ में है। ये स्टैम्प जारी किया गया डॉक्टर, ये इंसुलिन डिस्कवरी के बारे में कनाडा में स्टैम्प जारी किया गया। ये है वो म्यूजियम बना है उसकी मेमोरी में, डॉक्टर बेंटिंग की मेमोरी में ये म्यूजियम है जो आज भी मौजूद है। अब उस वक्त जो ये इंसुलिन था, उसकी जो जब शुरू में जब इंसुलिन बना तो उसका जो है जो एनिमल सोर्स से था, तो एनिमल पैंक्रियाज थे, उसमें बीफ पैंक्रियाज भी थी, पोर्साइन पैंक्रियाज थी। कभी कभी उसका मिक्सचर होके इंसुलिन आता था। इंडिया में ज्यादातर उसका मिक्सचर आता था, कई देशों में पोर्क और बीफ को अलग कर दिया गया था और वो एनिमल सोर्स के इंसुलिन थे। सो एक तरह से ये एनिमल सोर्स से शुरू हुआ एक्सट्रैक्ट। मगर ये इतनी बड़ी संख्या में इनको पैंक्रियाज इकट्ठा करना पड़ता था कि आखिर में उनके दिमाग में था कि कैसे इस कंपाउंड को विदाउट एनिमल सोर्स कैसे सिंथेसाइज किया जाए। हमेशा हर साइंटिस्ट के दिमाग में था, पर उसको काफी साल लगे, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले तो ये इंसुलिन का जो हिस्ट्री है उसमें देखिए कि मास प्रोडक्शन शुरू हुआ, फिर उसका प्यूरिफिकेशन हुआ और बाद में उन्होंने सोचना शुरू किया कि जब ये प्लेन इंसुलिन एक्सट्रैक्ट हम देते हैं तो इसका असर तो 4-6 घंटे रहता है, तो वो बच्चों को जिंदा रखने के लिए कम से कम 4 इंसुलिन के डोज दिए जाने पड़ते हैं। तो उनकी इच्छा हुई कि इस इंसुलिन को ऐसा करें, मॉडिफाई करें केमिकली कि ये पूरा दिन काम करे। तो उसके लिए प्रोलॉन्गेशन ऑफ एक्शन करने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की और वो कैसे हुआ उसकी मैं आपको कहानी बताता हूं कि प्रोलॉन्गेशन करने के लिए उसके लिए एक सबसे पहले आया हैगरडॉन जिसका मैंने जिक्र किया था। उन्होंने NPH इंसुलिन, उन्होंने उसमें एक प्रोटीन डाला प्रोटामिन करके, तो उसका इंसुलिन का असर है वो करीब 12-14 घंटे हो गया। ये NPH इंसुलिन अभी भी आप लोग यूज करते हैं, मगर वो NPH है आजकल ह्यूमन इंसुलिन जो सिंथेटिक है और उस वक्त जो एनिमल सोर्स से था। और एक लेंटे इंसुलिन का आविष्कार हुआ जो हालास मोलर ने किया और वो जिंक मिलाने से वो हुआ और वो भी काफी वक्त तक यूज हुआ, मगर आजकल उसका उपयोग नहीं है। तो NPH इंसुलिन अभी भी यूज कर रहा है। इंसुलिन को और प्यूरिफिकेशन करना जरूरी था कि ये जो इंसुलिन यूज कर रहे थे, जो कि मैंने शुरुआत में मेरी प्रैक्टिस में यूज किया है करीब 55 साल पहले, वो यही इंसुलिन था। इसको हम अब पीछे देखते हुए कहते हैं कि ये डर्टी इंसुलिन था, क्योंकि इसमें 8% इम्प्योरिटी थी। इसको जब लगाते थे तो इफेक्ट काफी अच्छा था, पर कभी कभी स्किन के रिएक्शन होते थे, लोगों में रैशेज आती थी। और कभी कभी ये देखिए, ये लाइपोएट्रोफी, ये यंग लड़की है हमारी पेशेंट, जिसको जब ये इंसुलिन लगता था तो जहां लगता था वहां पे ऐसे खड्डे बन जाते थे, तो इससे काफी बच्चों का डिसफिगरिंग होता था। तो ये इम्प्योर इंसुलिन था, 8% इम्प्योरिटी। ये करीब 2 दशक तक इसका उपयोग चला। फिर जैसे जैसे साइंस की एडवांस हुई, फिर एक बेसिक साइंसेज की जो रिसर्च शुरू हुई, उससे पूरा रिवोल्यूशन हो गया। तो उस रिवोल्यूशन के बारे में आपको जल्दी बताऊंगा। पहले इंसुलिन को क्रिस्टलाइज किया ये डॉक्टर एबेल, तो उसके क्रिस्टल बनाए उन्होंने प्योरीफाइड करके। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में काम करते थे, इंसुलिन के क्रिस्टल उन्होंने बनाए। और फिर फ्रेडरिक सैंगलर ने बहुत जरूरी काम किया। उन्होंने, अब जो इंसुलिन है वो एक प्रोटीन है, हर एक प्रोटीन में वो अमाइनो एसिड से बनता है। तो यदि इंसुलिन के जो अमाइनो एसिड आप देखें तो उसके अंदर अभी अमाइनो एसिड है 51,
20 अमाइनो एसिड है उसके ए चेन में, तो एक चेन को माला जैसे समझिए, उस माला के ये बीड्स है या मनके हैं जिसमें कि एक एक अमीनो एसिड को आप समझ सकते हैं। तो ये जानना जरूरी था कि इसके अंदर कितने अमीनो एसिड है। तो उसका जो सब एनालिसिस किया डॉक्टर सेंगर ने, और बहुत उस वक्त इन चीजों में बहुत टाइम लगता था, इसमें उनको कुछ साल लगे। आजकल ये अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग आजकल हो जाती है करीब आधे घंटे में लेबोरेटरीज में, उन्होंने 2 साल में उस वक्त किया, और उन्होंने ये बताया कि इसके अंदर कौन से अमीनो एसिड इस इंसुलिन में है। दुनिया में यही एक पहला प्रोटीन था जिसकी अमीनो एसिड सीक्वेंस बताई गई। ये एक पहला प्रोटीन है जो कि इतना स्टडी किया गया, क्योंकि इसका इतना महत्व था कि इसमें लाखों करोड़ों बच्चों को जीने की उम्मीद थी। सो फ्रेडरिक सैंगर को नोबेल प्राइज मिला 1958 में इस काम के लिए, केमिस्ट्री में। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। फ्रेडरिक सैंगर को एक दूसरा और नोबेल प्राइज लेटर मिला, तो सब समझ सकते वो कितने अच्छे रिसर्चर थे। सी, ये है इंसुलिन का स्ट्रक्चर। इसमें दो मालाएं हैं, ए चेन और बी चेन कहते हैं। एक में 20 अमीनो एसिड और दूसरे में 30, एक में 21 और दूसरे में है 30, ऐसे 51 अमीनो एसिड है। तो अब आगे जो मैं बताऊंगा उसमें ये बताया जाए कि इसमें से जो ये माला के जो ये बीड्स है, इसमें से ये अमीनो एसिड है, इनको आप एक एक अमीनो एसिड को चेंज करके कई तरह के नए इंसुलिन अभी बनाए गए हैं जिनको हम इंसुलिन एनालॉग कहते हैं। तो उसकी स्टोरी मैं अभी आपको बताऊंगा। बाद में इंसुलिन सिंथेसाइज किया बाय डॉक्टर कैट्सोयानिस, और उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में इसको सिंथेसाइज किया। तो ये वापस पहला प्रोटीन था जिसे कि दुनिया में सिंथेसाइज किया गया था ह्यूमन यूज के लिए, ये पहला प्रोटीन था। फिर और डिस्कवरी आई डोरोथी हॉजकिन ने की। ये इंग्लैंड में काम कर रही थी। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक टेक्निक है, जो इंसुलिन है उसके अमीनो एसिड मैंने आपको बताया उसकी माला, पर ये अमीनो एसिड किस तरह से थर्ड डायमेंशन में जुड़े हुए हैं वो एक बहुत जरूरी जानना है, क्योंकि जिस ढंग से वो प्रोटीन मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है एक के साथ दूसरा, उससे उसका बहुत इफेक्ट और उसका असर उस हिसाब से होता है। तो इसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से डोरोथी हॉजकिन ने किया, और उसके लिए उनको एक नोबेल प्राइज मिला 1964 में। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि यही एक प्रोटीन मॉलिक्यूल दुनिया में है जिसमें 5 नोबेल प्राइज मिले हैं। ऐसा कोई प्रोटीन नहीं है जिसकी इतनी रिसर्च हुई और जिसमें 5 नोबेल प्राइज है। तो ये एक और नोबेल प्राइज है डोरोथी हॉजकिन को, इंसुलिन का टर्शियरी स्ट्रक्चर, जैसे इन्होंने वहां पर मॉडल बताया है। ये कोई फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो उसको जानने के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का टेक्निक इन्होंने डेवलप भी किया और इसका बताया। ये उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर का एक फोटोग्राफ है। फिर एक और रिसर्च हुई डोनाल्ड स्टाइनर से यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि इंसुलिन के जो 2 मालाएं जुड़ी हुई मैंने आपको बताई थी दूरी है, वो अलग अलग है, उनके बीच में 2 ब्रिजेज है, मगर वो जुड़ी हुई जब उसका सिक्रीशन होता है तो एक लंबी माला होती है जिसके अंदर एक तीसरा सेक्शन होता है, उसको उन्होंने प्रो इंसुलिन कहा। बॉडी में ये प्रो इंसुलिन को डाइजेस्ट करके अपने आप पेंक्रियाज निकाल देती है और फिर इंसुलिन बीटा सेल में से निकलता है। ये डिस्कवरी बहुत जरूरी थी जानने के लिए, क्योंकि जब इंसुलिन बनने लगा सिंथेटिक तो ये जानना जरूरी था कि ये बॉडी में कैसे सिंथेसाइज होता है। तो इसी को उपयोग करके जब सिंथेसिस हुआ तो एक ही चेन उन्होंने बनाई प्रो इंसुलिन की मिलकर के ए बी चेन की ये पूरी एक माला बनाई, और उसमें से प्रो इंसुलिन को कैसे डाइजेशन करके उसको एंजाइम से डाइजेस्ट करके निकालना और इंसुलिन प्रोड्यूस करना। तो एक एक आइडिया से जैसे साइंस एडवांस होता है मैं आपको उसकी झलक देना चाहता हूं। तो उसके बाद में आई रोजालिन येलो, जो कि अमेरिकन थी। उन्होंने काम किया सोलोमन बर्सन से, जो कि उनके सीनियर थे। उन्होंने ये बताया कि इंसुलिन को ब्लड में कैसे मापा जाए। ये पहली खोज थी कि प्रोटीन को इतने छोटे अमाउंट में मापा गया दुनिया में। पहला प्रोटीन जो इतने माइक्रो कम अमाउंट में मापा गया, वो एक पहला एक टेक्निक उन्होंने डेवलप किया। इसको रेडियो इम्यूनो एसे कहते हैं। अभी थोड़े से उसके मेथड बदल गए टेस्ट करने के, मगर रेडियो इम्यूनो ऐसे अभी तक 10 साल पहले तक बहुत हैवी यूज होता है, अभी भी उसका यूज होता है थोड़ा मॉडिफाइड रेडियो इम्यूनो ऐसे। इसके लिए रोजालिन येलो को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इससे इसको मेजर करने से उसकी तरह तरह की स्टडीज डायबिटिक्स में होने लगी। रोजालिन येलो मेरे प्रोफेसर के अमेरिका में फ्रेंड थे, तो 1967 से 70 तक 4 साल जब मैं था तो वो काफी दफा हमारे सेंटर में आए।
बाद में ये मुंबई में जब एक लेक्चर के लिए आए थे तो उन्होंने और मेरे प्रोफेसर ने घर में आकर हमारे साथ खाना खाया। तो इस तरह से मुझे अवसर मिला इस डॉक्टर येलो के साथ इंटरेक्ट होने का। तो ये है डॉक्टर रोजालिन येलो। डॉक्टर बर्सन मर चुके थे, इसलिए गुजर चुके थे, इसलिए जो पुरस्कार है वो खाली जिंदा लोगों को दिया जाता है, से नोबेल प्राइज डॉक्टर येलो को दिया गया। ये खाली कनेक्शन के लिए कि मैं एक पेपर बता रहा हूं जो हमने पब्लिश किया ये भी काफी पहले 1968 में। उसमें हमने इंसुलिन लेवल्स मेजर किए, बहुत हाई लेवल में, इतनी ज्यादा मेजरमेंट था कि वो करीब पहला पेपर था। उसमें मेरे प्रोफेसर है और बाद में मेरा नाम है। तो इस तरह से इंसुलिन लेवल के मेजरमेंट आने पड़े। उसी वक्त ये मेजरमेंट कर रहे थे डॉक्टर जो उन्होंने कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बताया कि भाई ऐसे भी डायबिटिक है जो ओवरवेट है उनके शरीर में ज्यादा इंसुलिन होता है मगर वो इंसुलिन काम में नहीं आता, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये इंसुलिन मेजरमेंट करने से ये कॉन्सेप्ट आया इंसुलिन रेजिस्टेंस का। बाद में जो कि बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, बाद में आया इंसुलिन का जीन स्ट्रक्चर कि इंसुलिन जो है उसको बनाने वाला जो बॉडी में जीन है उसका क्या स्ट्रक्चर है, वो जरूरी है। नया इंसुलिन सिंथेसाइज करने के लिए केमिकली जो प्रोटीन है उसको बनाने की जो मशीनरी है वो है जीन। उसका आपको स्ट्रक्चर मालूम पड़ जाए तो वो जीन को आप लेकर कोई ऑर्गेनिज्म में, जो कि बाद में किया गया बैक्टीरिया में और फंगस में के अंदर डाला गया, और वो बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई करने लगा तो वो फिर वो इंसुलिन आपके लिए प्रोड्यूस करने लगा। और उस इंसुलिन को निकाल कर ही जो सिंथेटिक इंसुलिन जो आजकल है वो सब सिंथेटिक इंसुलिन है, वो कोई एनिमल्स में से नहीं निकलता है। क्योंकि मुझे कई लोग पूछते थे कि ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है या नॉन वेजिटेरियन, तो इस पर कोई सवाल नहीं आता, ये सब अभी सिंथेटिक है। क्योंकि जीन स्ट्रक्चर होने से ये बात आगे बढ़ी। तो ये जीन स्ट्रक्चर को उन्होंने क्लोनिंग किया, वो स्ट्रक्चर को उन्होंने उसका कॉपी बनाई, और जब ये कॉपी मिल गई तो इस कॉपी को आप डाल सकते हैं बैक्टीरिया में या फंगस में डाल सकते हैं, और फिर वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके लिए इंसुलिन तैयार करते हैं। फिर आप उसको उस मीडियम में से निकाल कर वायरस में दे सकते हैं, वापस प्योरीफाई करके और उनका बैक्टीरिया का प्रोटीन अलग करके आप जितनी तादाद में इंसुलिन बना चाहे उतना आप बना सकते हैं। तो ये देखिए 5 नोबेल प्राइज जो मैंने आपको बताया, बेंटिंग बेस्ट, सेंगर केमिस्ट्री, डोरोथी हॉजकिन, रोजालिन येलो, और लास्ट में है गिलबर्ट। इन्होंने बताया कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ही बताया। तो ऐसा करने से वो जीन का सिंथेसिस हुआ और वो जीन फिर उसको इंसर्ट किया गया बैक्टीरिया और उसमें। अब क्लिनिकल यूज इंसुलिन का बढ़ने लगा तो उसका ज्यादातर यूज जॉसलिन क्लिनिक पे बहुत बड़े तादाद में हुआ। जॉसलिन क्लिनिक उसके लिए बहुत फेमस है। और फिर एक डॉक्टर फ्रेडरिक एलन थे, उन्होंने और जॉसलिन ने बहुत पेशेंट लोगों को देखा। एक पिसेला वाइट थी जॉसलिन क्लिनिक में, जो उन्होंने बच्चों और प्रेग्नेंट वीमेन का हजारों का उन्होंने डिलीवरी कराई इंसुलिन के साथ। उसके पहले जो चाइल्डहुड डायबिटिक के लड़कियों जो बड़ी होती थी, प्रेगनेंसी होती थी, तो ज्यादातर बच्चे वायबल नहीं होते थे। तो इन्होंने वहां पर करके बताया, हजारों डिलीवरी करके बताया, 2200 डिलीवरी, कि ये काम सक्सेसफुली किया जा सकता है। इंसुलिन के इंजेक्शन बार बार नहीं लेने पड़े। उसे मैंने कहा कि वो एनपीएच इंसुलिन बना। एक PZI भी था फॉर ए वाइल, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की ये था, मगर बाद में ये निकल गया क्योंकि उसको इतना अच्छा उसका इफेक्ट नहीं था। अभी बना ह्यूमन इंसुलिन 1978 में। ये जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी से ये इंसुलिन बना। इसे जेनेंटेक कंपनी थी जो कोऑपरेट कर रही थी। पहला बना लिली ने बनाया, जिसका नाम ह्यूमिलिन दिया गया था। तो ये सिंथेटिक इंसुलिन बनने लगा। फिर प्रेगनेंसी के लिए, जैसे प्रेगनेंसी में ये बहुत जरूरी हो गया कि प्योर ह्यूमन इंसुलिन दिया जाए। ये कन्वेंशनल इंसुलिन दिया जाता था तो जो पहले वाला जो डर्टी इंसुलिन, उससे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती थी, तो उससे बच्चों को थोड़ा डैमेज का चांस रहता था। इसलिए जैसे ये नए इंसुलिन आए वैसे ही उनका उपयोग प्रेगनेंसी में होने लगा। इसलिए जब इंसुलिन इंजेक्शन होता है तो अंदर कभी उसका इफेक्ट स्लो होता है, क्योंकि उसके करीब अंदर एक तरह का गुच्छा बन जाता है जिसको धीरे धीरे वापस ब्रेक करना पड़ता है और उसके बाद में ही वो बनता है। तो इंसुलिन के स्टोरेज के बारे में भी आप थोड़ा जानते ही हैं, आप पेशेंट है,
कि उसको कहाँ स्टोरेज किया जाए, उसको फ्रीजिंग नहीं किया जाना चाहिए। कोल्ड चेन उसके लिए एसेंशियल है। कोल्ड चेन की बात अभी हम आज लोग वैक्सीन के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे इंसुलिन का कोल्ड चेन पहले से बना हुआ है इंडिया में और वो बराबर काम कर रहा है। इंसुलिन की कॉस्ट बहुत जरूरी है जानना, आप सब पेशेंट लोग सुनना चाहेंगे। कॉस्ट हर कंट्री में अलग है, इंडिया में लकीली कॉस्ट कम है, फिर भी सारे दुनिया को इंसुलिन मिले उसके लिए ग्लोबल सप्लाई का इश्यू अभी भी चल रहा है। अभी भी जो गरीब देश है वहां इंसुलिन नहीं पहुंच रहा है, जैसे अफ्रीका में कुछ देशों में अभी भी इंसुलिन की कमी है। इंडिया में शायद रूरल एरिया में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो बहुत तकलीफ थी, अब वो सब काफी इंप्रूव हो गया है इंडिया में। तो ये इंटरनेशनल डायबिटीज फोर्स फेडरेशन ने ये कन्वीन किया टास्क फोर्स की सारे दुनिया में कम से कम इंसुलिन पहुंच जाए। तो उसकी इंसुलिन के अभी एनालॉग की बात करता हूं, अभी ह्यूमन इंसुलिन बन गया जैसा अपनी बॉडी में होता है, उसको और आगे चेंज किया साइंटिस्ट लोगों ने, ताकि कि इंसुलिन का सुपर इंसुलिन बनाया जाए। तो ये कई सुपर इंसुलिन अभी यूज होते हैं, हम उसको साइंटिफिकली इंसुलिन एनालॉग करते हैं। तो ये एनालॉग जो है उसमें ये जो मनके हैं उनके माला के उनमें चेंज लाया जाता है, एक एक दो दो मनके में चेंज लाकर तरह तरह के इंसुलिन बन सकते हैं जिनका इफेक्ट थोड़ा अलग है। तो ये आप यहाँ देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर में एक मन का यहाँ पर चेंज किया गया है और उससे बन गया है इंसुलिन एस्पार्ट, जो कि नोवो रैपिड के नाम से बेचा जाता है। उसमें एक मन का चेंज कर, जिसकी काफी स्टडी करके ये किया जाता है। फिर इसमें थोड़ा और चेंज करके दूसरे इंसुलिन बने, एक इंसुलिन बना जो एपिड्रा है ग्लूलाइसिन, जो कि सनोफी ने बनाया। तो इस तरह की इसमें एक एक मनके में चेंज करके कई तरह के चेंजेज इंसुलिन में लाए गए, जिसको हम एनालॉग कहते हैं। यहाँ पर चेंज किया कुछ अलग ढंग से, इंसुलिन का रिएक्शन चेंज कर दिया पीएच, और पीएच चेंज करने से वो धीरे धीरे रिलीज होता है बॉडी में, वो है इंसुलिन ग्लार्जिन या लेंटर, जो कि बहुत फेमस इंसुलिन है, 24 घंटे काम करने के लिए आप सब लोग यूज करते हैं। तो ये इंसुलिन आ गया। और फिर है तो ये हो गया, हाँ ये है इंसुलिन डेटिमर। कैन वी हैव इट स्लाइड्स अगेन प्लीज? या तो ये जो इंसुलिन के एनालॉग बनने लगे, ये लंबा काम करने वाले एनालॉग है, तो वापस बनने लगे ताकि कि इंसुलिन दिन में बार बार नहीं दिया जाए। कैन वी हैव? ओके। फिर तरह तरह के एनालॉग बने, उनमें एक है जल्दी काम करने वाले एनालॉग, ये 4 आप यूज कर रहे हैं, जो कि है इंसुलिन एस्पार्ट है जो नोवो रैपिड के नाम से, एक पीछे का स्लाइड, सॉरी आई डू दैट, डोंट वरी। एक एस्पार्ट है जो नोवो रैपिड है, लाइस्प्रो है जो कि ह्यूमालॉग है, ग्लूलाइसिन है, एपिड्रा है, फास्ट एस्पार्ट है फियास पे, ये चारों अभी इंडिया में यूज हो रहे हैं। और स्लो एक्टिंग में है तो आपका वो लेंटस है, ग्लार्जिन। अभी एक मैं और स्टोरी बनाना चाहता हूं कि जो ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन है जिसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा कम है, वो सिंथेसिस और इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन यूरोप के और अमेरिका के बाहर पहला कंट्री इंडिया था, जिसमें वोखार्ट ने, ये बहुत गर्व की बात है कि वोखार्ट ने वो इंसुलिन सिंथेसाइज किया और इंडिया में और कई कंट्रियों में मार्केट किया, और आज भी वो ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन बनाते हैं वोखार्ट ने। और फिर बायोकॉन ने ये ग्लार्जिन इंसुलिन भी इंडिया में बनाया। जब ये यहाँ पर बनने लगा, उसको थोड़े शाम तक उनको बायो सिमिलर कहा गया कि ये वही इंसुलिन नहीं है, सिमिलर है, शायद ऐसा नहीं हो, मगर ये सब कंट्रोवर्सी अभी दूर हो गई है क्योंकि क्वालिटी इस इंसुलिन की इतनी अच्छी है जो कि दूसरे इंसुलिन की है। अब लास्ट में थोड़ा 1 या 2 स्लाइड बची है, मुझे 1 मिनट आधा मिनट का टाइम होगा तो मैं बता दूंगा। हाँ सर, 2 मिनट्स लेफ्ट। जो माइलस्टोन्स है इसी स्लाइड पे बताए गए हैं कि कब क्या क्या हुआ, कैसे पहले ऑर्डिनरी इंसुलिन बना, वो एक्सट्रैक्ट प्योर नहीं था, उसको प्योर किया, फिर उसके लंबा काम करने के लिए एनपीएच लेंटे आए, उसके बाद में ह्यूमन इंसुलिन आया सिंथेसिस करके, फिर ह्यूमन इंसुलिन को चेंज करके एनालॉग आए, एनालॉग एकदम फास्ट काम करने वाले एनालॉग आए और एकदम 16-24 घंटे वाले एनालॉग आए। ये आप आजकल जो यूज कर रहे हैं वो है ह्यूमन इंसुलिन, सिंथेटिक यूज हो रहा है इंडिया में, सबसे कम कॉस्ट है उसका अच्छा इफेक्ट है, खाली उसको खाने के थोड़ी देर पहले लेना पड़ता है, आधा घंटे। और फिर है सब एनालॉग जो फास्ट है, जल्दी लेकर आप खा सकते हैं क्योंकि कई लोगों को टाइम बहुत कम रहता है। और फिर है जो 24 घंटे वाले। तो ये है अपने डेवलपमेंट की इंसुलिन। तो जो आजकल हो रहा है वो है यहाँ पे। तो आई थिंक ये जो इंसुलिन की स्टोरी है, आई थिंक अभी ये सिरिंजेज आई, उसके बाद पेंस आई। पेंस ने रिवोल्यूशन कर दिया, इंसुलिन लेना इतना आसान हो गया, सुइयां इतनी बारीक हो गई, 4 मिलीमीटर की सुई और 21 गेज मतलब बाल के जितनी पतली सुई, जिसका ज्यादा दर्द है ही नहीं।
उसको हम बच्चों को कभी कभी इंजेक्शन दिलवाते हैं जब वो सोते हुए होते हैं, मालूम नहीं पड़ता, हालांकि थोड़ा करवट बदल कर सो जाते हैं। तो ये ऐसे नीडल्स वगैरह आ गए, और फिर इंसुलिन के पंप आए, और पंप है जब इतने छोटे हो गए, और पंप में अभी ऑटोमेशन आ रहा है। अब पंप में आपको आप थोड़े ऑटोमेशन अभी इंट्रोड्यूस हो गया है, ताकि आपको ब्लड शुगर करके पंप को आदेश देने की जरूरत नहीं, वो अपने आप मालूम करता है कितना इंसुलिन देना। और फुल ऑटोमेशन अभी तक बाकी है, शायद अगले 2-3 साल में पंप का फुल ऑटोमेशन हो जाए। तो अभी मैं ये समरी रिपीट नहीं करूंगा, पर आपको बताता हूं कि इतनी रोचक कहानी है इस इंसुलिन मॉलिक्यूल की। इसकी जर्नी देखकर आपको लगेगा कि साइंस ने कितना एडवांस किया है, कितना मुश्किल था, धीरे धीरे काम था शुरुआत में, कैसे लोग थे, कितने हार्ड वर्किंग थे, जिनकी ट्रेनिंग अलग थी, और काम ऑर्थोपेडिक सर्जन ने एक्सपेरिमेंट्स करके उसने स्पेयर टाइम में उन्होंने ये डिस्कवरी की। तो इस तरह के लोग थे, कैसे पेटेंट लिए जाते थे, कैसे लोग डोनेट करते थे, वो सब बड़ी बड़ी स्टोरी है इसमें जुड़ी हुई है। ये साइंस में ये एक यूनिक एग्जांपल है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल, जो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसे 5 नोबेल प्राइजेज तो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के लिए मिले गए हैं, जो कि दुनिया में किसी मॉलिक्यूल के नहीं हुआ। तो ये है इंसुलिन की रोचक कहानी, और इसके साथ मैं आपसे रजा लेता हूं, और मैं चाहता हूं कि हमारे दूसरे स्पीकर अभी अपना लेक्चर दें, और बाद में वक्त के हिसाब से हम आपके कुछ सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।